स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज चौथा वीडियो है। आप अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सेव कर सकते हैं और भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार लाभ उठा सकते हैं। आप जाकर एक बार विजिट अवश्य कीजिए। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये सब नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि पढ़ाना मतलब पढ़ाना होता है। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पूर्वावलोकन सीरीज। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नंबर ए, अक्साई चीन के पूर्व में, बी लेह के पूर्व में, सी गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर इसका है डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैप की सीरीज मंडे को आने वाली है, इंडियन जियोग्राफी, उसमें हम याद कराने का प्रोसेस सोच रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये वाली सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। उसमें सब कुछ इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा, नंबर एक सियाचिन, नंबर दो बाल्टोरो, नंबर तीन चोगोलुंगमा, नंबर चार बियाफो। तो हमें पता है सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर, लेकिन इसकी अगर आप ये याद कर लेंगे कि कितना बड़ा है, 76.64 किलोमीटर, तो आसान रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अब आना इजी हो गया है और आप भी जानते हैं थोड़ा सा आयोग अब थोड़ा टफ क्वेश्चन बना रहा है। ना कि सिर्फ आयोग, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अन्य स्टेट के आयोग हों, या आपका एसएससी टाइप रेलवे बैंकिंग, ये भी एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये भी याद रखिए, जो सबसे बड़ा है वो कितना बड़ा है उसके बारे में याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आप कहेंगे ऊपर तो ये पढ़ा था, लेकिन ढंग से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, इसका होगा गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद वही है जहाँ से गंगा निकली हुई है। ठीक है, और गंगोत्री हिमनद का भी अगर आप याद कर लेंगे तो 26 किलोमीटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से अपना टेस्ट दे रहे होंगे और ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2004 और 2010 में, और रिपीट कितना होते हैं ये तो आपसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में। तो हमें पता है चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान ही है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है? क्या सही होना चाहिए आपके अनुसार? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सबसे अधिक है। हमारे हिमालय के हिमनद सबसे ज़्यादा पिघल रहे हैं। तभी कहा जाता है कि अभी तो बाढ़ आने की संभावना बन सकती है, लेकिन बाद को जब ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो हमारे यहाँ पानी कहाँ से आएगा? फिर गंगा, यमुना, शारदा और भी जो हिमालयी नदियाँ हैं, वहाँ पानी कहाँ से आएगा? यानी अभी बाढ़ और बाद को सूखा बनने की संभावनाएं हो सकती हैं अगर हम नहीं सुधरे तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? इस बार जेमू, मिलाम,
या रूपल? तो आंसर होना चाहिए मिलाम। मिलाम है जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। ये उत्तराखंड में पूछा जाता तब भी ठीक था, लेकिन ये यूपी में ही पूछा गया, यानी यूपी में फिर से पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। एक तरफ हिमनद दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। क्या बंदर पूंछ हिमनद से यमुना नदी निकलती है? क्या बारासिगरी हिमनद से चेनाब नदी निकलती है? क्या मिलाम अभी ऊपर पढ़ के आए हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है? क्या सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है? क्या जेमू ग्लेशियर से हिमनद से मानस नदी निकलती है? तो सबको पता होगा नंबर 1 तो सही है, बंदर पूंछ से यमुना निकलती है, यानी ये 2 ऑप्शन तो हो गए बिल्कुल गलत। ठीक है, अब बचा है 2 और 3 में, क्योंकि 4 तो दोनों जगह है तो 4 तो सही होगा, 1 भी दोनों जगह है। 2 या 3 यानी इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आंसर ए दिया गया है, यानी ए सही है, यानी 2 भी सही है। बारासिगरी से चेनाब निकलते हैं। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहेगी। बंदरपूंछ से यमुना नदी निकलती है, बारासिगरी से चेनाब नदी निकलती है, मिलाम से गौरी गंगा निकलती है, ऊपर गलत दिया था, सियाचिन से नुब्रा और जेमू से तीस्ता निकलती है। तीस्ता ये भी इम्पोर्टेंट है, तीस्ता आप याद रखिएगा, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और ये भी ध्यान रखिएगा बंदरपूंछ और मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है, बारासिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में है, सियाचिन हिमनद तो जम्मू कश्मीर में है, पता है सबको, तथा जेमू हिमनद सिक्किम में है। और मंदाकिनी नदी जो ऊपर दिया गलत था, वह कहाँ से निकलती है? वो सुमेरु हिमनद से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग है, आप इसका भी जवाब दीजिए कि निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, यानी हिस्पर, बियाफो, त्रांगदुर्ग, सोनापानी, बारासिगरी। क्या आप क्रम याद भी कर लें क्योंकि रिपीटिशन होता है। अब चलते हैं पठार की तरफ। पठार के कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इसको एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। एक बार आप देख लीजिए, ऊपर लद्दाख पठार है, इधर काठियावाड़ पठार है, मालवा पठार है, छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड पठार है, यहाँ पे बघेलखंड पठार है, महाराष्ट्र पठार है, तेलंगाना पठार है। ये दंडकारण्य क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक पठार, दक्कन का पठार और मेघालय पठार। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप कहेंगे तो मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट कहूँ इसमें तो आपके ये जो मालवा पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। आंसर होगा इसका ए, यानी क्रिस्टेशियस युग में। आप कहेंगे तो ये सब पढ़ा भी देंगे अगर कमेंट करेंगे। मैराथन टाइप का कुछ ले लेंगे। मेघालय का पठार भाग है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से आने की संभावना है। हिमालय श्रेणी का
प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। ये अगर हम बताएं आपको तो ये हमारा इंडिया होता है और ये इधर ये है मेघालय का पठार। तो ये जो भाग है वो नीचे वाले का है, ठीक है, ऊपर वाले का नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं कई बार। तो ये प्रायद्वीपीय खंड का है। ये जो पूरा इधर हमारा होता है पार्ट, यही जाके आगे मेघालय तक गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं। इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में या सेनोजोइक। तो इसका आंसर होना चाहिए सेनोजोइक महाकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों घना क्यों बसा है, ये पूछा गया है। ए, उपजाऊ मिट्टी दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसकी खेती करने के लिए तो ज्यादा लोग और रहेंगे वहाँ। खनन उद्योग का विकास, औद्योगिकरण। अगर औद्योगिकरण होगा तो उद्योगों में काम करने के लिए तो लोगों का और ज्यादा वहां पर संकेंद्रण होगा। और दो गलत है तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन क्या सही होगा, बी। वहां पर कोयला, लोहा, अभ्रा, तांबा इत्यादि का पाया जाना है, खनन होता रहता है, तो घना बसा है, तो वहां लोग नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार है, एक अग्रगंभीर है, गर्त है, पदस्थली है या संप्राय भूमि है। आपको आंसर पता होगा, लेकिन ये इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, इतने अच्छे अच्छे वर्ड लिखे हैं कि अग्रगंभीर, पदस्थली, गर्त तो आपको पता होगा, लेकिन संप्राय भूमि, तो इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए अग्रगंभीर, नंबर ए। ऐसे शब्दों का भी हेर फेर कर सकता है योग। यहाँ पे लिखा भी, छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः ये एक अग्रगंभीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ए बी सी डी 4 चीजें दी गई हैं। अब इसमें आपको बताना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। आपका समय शुरू होता है अब 30 सेकेंड। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, ए को देखेंगे तो आपको ये पता होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ तो नहीं है। दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर आप देखेंगे बी पर आप देखेंगे ऊपर है, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र। बी वृष्टि छाया क्षेत्र है क्या, वहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ होगा, जबकि वहाँ माउंटेन इस तरह के नहीं है। क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र वो होता है जहाँ माउंटेन होता है, उसके एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ बारिश नहीं होती, उसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो डी वाला वृष्टि छाया क्षेत्र दिख रहा है, यानी सबसे लास्ट में वृष्टि छाया क्षेत्र आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में यहाँ छोटा नागपुर पठार है, तो डी, क्या यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, नहीं। तो हमने 3 ऑप्शन गलत करे, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। एक के पास रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। रिफ्ट घाटी क्षेत्र का मतलब एक तरफ हमारा विंध्य है, फिर नर्मदा नदी है, फिर सतपुड़ा है, और फिर ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों क्या है, रिफ्ट वैली का पार्ट है, रिफ्ट घाटी का पार्ट है। बी देखेंगे हम, छत्तीसगढ़ मैदान है। सी छोटा नागपुर पठार है और डी हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य, ये भी आप मैपिंग वाली सीरीज कर लेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अरावली इधर है कहीं और विंध्य इधर है कहीं, इसके बीच में एक पठार है, उसका नाम है मालवा का पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमने छोड़ दिए उसके मतलब है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इसीलिए उसको
छोड़ दिया गया है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, तब भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित है? क्या वो उड़ीसा में है, क्या छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि पठार कई जगह में था, इसका मतलब एक से अधिक जगह है। ई किस किस जगह में है ये ऊपर हम पढ़ लेते हैं, ऊपर दिया गया है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला है। यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इतनी जगह पर फैला हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र। नेक्स्ट, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो क्या उत्तर में है? उत्तर में तो नहीं होगा। पूर्व में है, पश्चिम में, या मध्यवर्ती में? तो अभी हमने ऊपर वाले में ही देखा था, दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों मेघालय का भाग हैं। भुवन पहाड़ियां मेघालय का भाग नहीं है, तो ऑप्शन में हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट चलते हैं, अल्बामा हिल स्थित है। अल्बामा हिल कहाँ स्थित है? बीजापुर के अपलैंड के पश्चिम में, बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर जैसे ऊपर केदारनाथ वाला आया था, केदारनाथ के मंदिर के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, वैसे ही ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो अल्बामा हिल अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। और आप छोड़ भी सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है। अब चलते हैं तट रेखा को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप कमेंट में बताइए कि अभी हाल में ही तट रेखा की लंबाई को फिर से मेजरमेंट किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्रम से पूछ ले, क्योंकि गुजरात नंबर 1 पे था और है, लेकिन अन्य कुछ राज्य ऐसे हैं जो जिनकी तट रेखा में बदलाव हुआ है, कुछ की बढ़ी हैं और कुछ की बढ़ी हैं, मतलब बढ़ी दोनों की हैं, लेकिन जो ज़्यादा जिसके पास थी उसके पास थोड़ी सी कम हो गई, जिसके पास कम थी उसके पास थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। जो ये 1, 2, 3, 4 का क्रम था ये बदल गया है अब, और आप अगर उसको अच्छे से देख लेंगे तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है 99% की क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन बाद तट रेखा का मापन हुआ है फिर से। तो निम्नलिखित में से किस तट रेखा से भारत का औसत समुद्र तल नापा जा सकता है? नापा जाता है। मुंबई से क्या हम समुद्र तट नापते हैं, या चेन्नई से, या कोचीन से, या विशाखापत्तनम से? तो आंसर बी सही होगा, हम चेन्नई के समुद्र तल से, समुद्र तट से भारत का औसत समुद्र तल नापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, तट रेखा में से सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 3 समुद्री मील, नॉटिकल माइल, 6 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, या 24 नॉटिकल माइल? तो हमें पता है 12 समुद्री मील। ये होता क्या है, जैसे मान लो भारत की जो तट रेखा है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, तो जो सबसे बाहरी पॉइंट होगा वहां से लेकर 12 समुद्री मील तक, जैसे 12 किलोमीटर होता है वैसे 12 समुद्री मील होता है, वहां तक हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है। और उसके बाद कुछ एरिया होता है जहां हमारा अधिकार पूर्णतः नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रथम अधिकार हम कह सकते हैं। उसके बाद ओपन समुद्र होता है जहां सबका हक बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अभी हमने बात की थी, आप देखो कितनी बार पूछा गया है। पीसीएस में 2007 में, डीएलडीए में 2006 में,
उत्तराखंड पीसीएस 2006, उत्तराखंड पीसीएस 2006, एमपी पीसी 2014 और 1995। अब फिर से संभावनाएं हैं क्योंकि समुद्री तट का फिर से लंबाई मापी गई है, तो इसका आंसर होना चाहिए गुजरात, और नई वाली में भी गुजरात ही है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा है। या क्वेश्चन ये भी दे सकता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर बदल जाएगा। आरओ में ये देखो 2014 2017 2 साल लगातार पूछा है। लगातार का मतलब 2014 में एग्जाम हुआ होगा, 17 में हुआ होगा, बीच में नहीं हुआ होगा क्योंकि तो 2021 में हुआ था। उसके बाद कब हुआ था आप बताइए, जो पुराने लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो रिपीट कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं, देखो आप सेम आरओ में ही रिपीट हो गया। तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य होंगे। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, 9 राज्य सही है। नाम भी पता होना चाहिए आपको। हम इधर से अगर चलेंगे, हम किसी ब्लैंक पेज पे बना लें, यहाँ पर बना लेते हैं। अगर हम ऐसे बना लें तो यहाँ पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। लेकिन अगर वो केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ लेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर का। आसान क्वेश्चन है, तभी मैं कम समय आपको देता हूं। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। अपरदन क्या होता है आपको पता होगा, आपने जियोग्राफी 11th एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपको पता होगा। अपरदन क्या ज्वार भाटा से अपरदन होता है, धाराओं से अपरदन होता है, सुनामी लहरों से अपरदन होता है, कि केवल लहरों से अपरदन होता है? सर्वाधिक लहरों से होता है। सभी से अपरदन होता है लेकिन सर्वाधिक किससे होता है? लहरों से। चलिए अब चलते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी तट की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पश्चिम का मतलब इधर वाला, ये वाला पार्ट है। जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका आंसर होगा टी, यानी नंबर 1 पे एक ही रहेगा, जंजीरा सबसे ऊपर है। फिर नंबर 4 आएगा सिंधुदुर्ग, 2 पे आ जाएगा। फिर कन्नूर 3 पे आ जाएगा, नागरकोइल 4 पे आ जाएगा। यानी जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, फिर नागरकोइल। ये कहाँ कहाँ ये भी देख लेते हैं। जंजीरा महाराष्ट्र में है, रायगढ़ जिले में। सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग जिले में ही। कन्नूर केरल में है और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। नागरकोइल तो इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है। तो अगर आपको यह पता होगा डेनमार्क वासी कहाँ रहते थे, तब भी काम हो जाना चाहिए। तो तमिलनाडु तट की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन दूसरे भी बन सकते हैं, जैसे वो सिंपल पूछ देगा निम्नलिखित में से कहाँ नया जेरूसलम है, ठीक है। या ये पूछ देगा उस
दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। फिर से हमें पश्चिमी तट बताना है। अभी जंजीरा देख के आए, ये होता रिपीटिशन का फार्मूला। जंजीरा एक तो हो गई, अभी हम पढ़ के आए हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक दो यानी दूसरा तो सही है उडुपी। 4 है कि नहीं? तुतीकोरिन कहाँ है? तो ऑप्शन इसका सही होगा ए, क्योंकि तूतीकोरिन भी इधर पड़ता है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर ए सही होगा। तूतीकोरिन इम्पोर्टेंट भी है, किस लिए इम्पोर्टेंट है आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इस तट का क्या नाम है? मालाबार तो इधर पड़ता है, उत्तरी सरकार ऊपर पड़ता है, कोंकण ऊपर पड़ता है, तो इसका नाम कोरोमंडल होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो अभी देख क्या है? कोरोमंडल। नेक्स्ट ये भी कोरोमंडल और उसका ही है, तो वोल्टेज देखते हैं। केप कमोरिन, केप ऑफ गुड होप सबको पता होगा, लेकिन केप कमोरिन किसे कहते हैं? कन्याकुमारी को केप कमोरिन भी बोलते हैं। ये नया क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी जो भी लिस्ट है। तो आज के लिए इतना ही होगा। आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे ये कंटिन्यू कर सकें। और ये अब स्पीड में चलेगी, आपको 2-3 वीडियो रोज़ मिल जाएंगे, इससे आपका टेस्ट होता रहे। आप इसको इसके बाद जियोग्राफी के बाद पॉलिटी और हिस्ट्री, इनका भी हम पूर्वावलोकन लेकर आएंगे जल्दी ही, मतलब 2-4-5 दिनों में ही थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि अभी मैप जो इंडियन ज्योग्राफी का आ रहा है, पूरा मैप यानी खनिज से लेकर सॉइल से लेकर सब कुछ उसमें होगा, सब कुछ मतलब माउंटेन, रिवर, पासेज, एवरीथिंग। तो उस पर काम चल रहा है, तब भी थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। बाकी आप इसको टेस्ट के तरीके से दे सकते हैं, आपको पता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, टेलीग्राम में लिंक है, ये सब काम आप कर ही लिए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।